हेलो यार, हम लोग आए हुए थे एयरपोर्ट। बेसिकली हमें रिसीव करना था अपना बैग। अब बैग जो है, हमें आए हुए 1 महीना हो गया सैस्काटून, और हमारा बैग गायब हो गया था। अब उसकी स्टोरी मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ। और जब भी कोई एयरलाइन बुक कर रहा हो तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखे कि उसने कौन सी एयरलाइन बुक करवानी, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई ऐसी एयरलाइन बुक करवा लेंगे, अगर आप विद फैमिली हैं और जिसका ज़्यादा स्टे है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ड्यूरिंग द फ्लाइट। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। और अगर आप कोई ऐसी फ़्लाइट बुक करवाएंगे जो कि जल्दी पहुंचा दे, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इन दोनों में एक प्रॉब्लम ये है कि आपके पास बजट भी फिर उस लिहाज से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई डायरेक्ट फ़्लाइट करवाते हैं तो वो एक्सपेंसिव आपको पड़ती है। मुझे तो एक्सपेंसिव पड़ रही थी। मैंने PIA ट्राई करी, मैंने टर्किश देखी, मैंने एमिरेट्स देखी, मैंने इतिहाद देखी। ये सब मुझे एक्सपेंसिव पड़ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोई यूरोपियन एयरलाइन से चला जाता हूँ, वो थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी मुझे। मुझे कराची टू सैस्काटून ट्रैवल करना था। अब कराची टू सैस्काटून ट्रैवल करने का फ़ायदा नुकसान ये है कि टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा लग जाता है। मेरी कोई 35 आवर्स की फ़्लाइट थी। अच्छा, मैंने किया ये, मैंने जब लेट्स लेट्स कॉल इट फ़्लाइट जो मैंने बुक करवाई थी, जो एयरलाइन थी वो वाई। अच्छा, वाई का कनेक्शन था एक्स से, मतलब एक्स ने मुझे ले जाना था कराची टू दुबई, बिकॉज वाई दुबई से चलती है, कराची से नहीं चलती। एंड सिमिलरली फिर मुझे कैलगरी लैंड करना था वाई के साथ, और फिर वहां से मुझे जेड पिक करनी थी और सैस्केटून आना था। तो बेसिकली 3 फ्लाइट्स थी मेरी, अ, दो, XYZ। खैर, जब मैंने अपना बैग दिया उधर कराची एयरपोर्ट पर, तो पहले तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया। पहले तो मैडम अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद से जब वो अवेलेबल हुई तो उनको ये नहीं पता था कि मेरा मुझे यूरोप का वीज़ा चाहिए ट्रैवल करने के लिए या नहीं चाहिए कनाडा। तो एनीवेज, उसके बाद से फिर उनके जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने कॉल मिलाई, कंफर्म किया। उन्होंने बोला कि ठीक है जी, आप जाइए। उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिए। बोर्डिंग पास जो उन्होंने मुझे दिए, वो दिए मुझे यूरोप तक के। और उन्होंने बोला कि जी यूरोप जाके आपको फर्दर बोर्डिंग पास मिल जाएंगे। हमने कहा ठीक है, हम तो पहली बार ट्रैवल कर रहे थे, हमें इतना ज़्यादा पता ही नहीं था। हमने कहा ठीक है। खैर, हम दुबई पहुंचे, सामान चला गया, हम दुबई पहुंचे। दुबई पहुंचे तो दुबई में हमारा कोई 6 घंटे का स्टे था। द गुड थिंग वॉज दैट कि वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इंटरनेट फैसिलिटी, मैंने पहले भी दुबई काफ़ी बार ट्रैवल किया है लेकिन पहले इतनी अच्छी नहीं थी। और मैं बात कर रहा हूँ आज से लेट से 10 साल पहले की। लेकिन अब जो है ना, फैसिलिटी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट की अच्छी हो गई, तो यू कैन ऑलवेज बी कनेक्टेड विद योर फैमिली, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा जी, दुबई में वेट किया हमने। उसके बाद से फिर हम लोग जो है वेटिंग रूम में गए। वेटिंग रूम में जो उस वाई का जो वेटिंग रूम था, वाई एयरलाइन का, वहाँ पे फिर अनाउंसमेंट होगी जी हारिस साहब को ढूंढ रहे हैं। अब मैं गया, मैंने उनसे पूछा कि जी आप मुझे ढूंढ रहे थे, आज तक मुझे कभी किसी ने असेंबली में भी नहीं पुकारा, आप क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? तो उन्होंने बोला कि जी आप, मसला ये है कि आपने जो बोर्डिंग पास लिया है वो सिर्फ यूरोप तक का लिया है, आगे का आपने बोर्डिंग पास ही नहीं लिया। तो मैंने कहा भाई मुझे क्या पता कि बोर्डिंग पास मुझे कहाँ तक का चाहिए होगा। उन्होंने बोला आप यूरोप तक का ले लें और यूरोप जाकर फर्दर आप बोर्डिंग पास ले लीजिएगा। उन्होंने बोला नहीं जी ऐसा नहीं होता, और आइंदा प्लीज़ ऐसा नहीं करिएगा, अभी तो हम आपको बोर्डिंग पास दे रहे हैं। मैंने कहा आपका एहसान है, हमें जाने दें। खैर, लेकिन उनके साथ उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि आप जो हैंड कैरीज जो है, मेरे पास कोई 4 हैंड कैरीज थे बिकॉज हम लोग 4 लोग थे, तो हैंड कैरीज जो है ना आप हमें दे दें। अब हैंड कैरी में मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स वाला हैंड कैरी था वो तो अपनी एक जगह साइड पर कर लिया, बाकी 3 हैंड कैरीज मैंने उनको दे दिए। आफ्टरवर्ड्स मैंने ये रियलाइज़ किया कि उनमें से एक हैंड कैरी ऐसा था जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट रह गए थे। तो मेक श्योर के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हों वो हमेशा आप हैंड कैरी में करें। कपड़े चले जाएं कोई इतना मसला होता नहीं है, बैग चला जाए, कुछ और चीज़ें चली जाएं, लेकिन जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ज्वेलरी कैरी कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हैं, आप कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ कैरी कर रहे हैं, तो वो आप हैंड कैरी में रखें, और हैंड कैरी अपने साथ ज़रूर रखें। COPR, पासपोर्ट, इस किस्म की चीज़ें सारी जो है ना आपकी एक ही जगह पे रहेंगी, तो आपको आसानी रहेगी कि अगर कोई बीच में मांग भी लेता है, कोई भी एयरलाइन वाला, कि यार आप इसको जो है ना बैगेज में दे दें, तो आप दे सकते हैं। उसके बाद से फिर वहाँ से हमने फ्लाई किया, यूरोप लैंड किया। अगेन 6-7 घंटे का स्टे था वहाँ पर। वहाँ पर भी इंटरनेट फैसिलिटी थी, तो कोई इतना मसला नहीं हुआ। तो अगर कोई ये सोचता है कि यार 6-7 घंटे मैं किस तरह कांटेक्ट करूँगा अपनी फैमिली को, भाई आप वीडियोस भी देख सकते हैं, इतना अच्छा इंटरनेट होता है, तो इसलिए कोई इतने मसले की बात नहीं है। आप आराम से इन टच रह सकते हैं अपनी फैमिली से। वहाँ से हमने फ्लाई किया, कैलगरी उतरे। जब कैलगरी उतरे तो कैलगरी में थोड़ी सी वॉक करते हैं, और इमिग्रेशन पर जब आप पहुँचते हैं तो उससे पहले होता ये कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपको
बताता है कि आपको कियोस की तरफ जाना है। कियोस बेसिकली एक मशीन है, काइंड ऑफ स्टैंडिंग मशीन, स्टैंडिंग कंप्यूटर आप समझ लें। वहाँ पर आपने अपनी एंट्री करनी होती है। आपने पहले अपना जो पासपोर्ट होता है वो स्कैन करना होता है, उससे आपकी डिटेल आ जाती है। देन वो आपकी तस्वीर लेता है, देन आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आप वेपन तो कैरी नहीं कर रहे, आप मतलब और क्या क्या चीज़ें कैरी कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत सवाल वो कर लेते हैं। तो हम तो वैसे ही कराची से आए हैं, शरीफ लोग हैं हम, कराची वाले तो वैसे ही शरीफ होते हैं इतने ज़्यादा। तो हमने सारे फिलअप किया वो, और फिर उसके बाद से स्कैन करने के बाद से सब कुछ हो गया प्रोसेस। तो उसने एक पर्ची निकाल कर दे दी। वो पर्ची लेकर हम आगे चले गए। इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमें बोला कि यार आप जो है रूम नंबर ई में चले जाएं। हम रूम नंबर ई में गए। इतना ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है कैलगरी का, जो अंदर का जो एरिया है वो इतना मुश्किल नहीं है ढूंढना कि रूम नंबर ई कौन सा है। कोई ABCD तो मुझे नज़र भी नहीं आया वहाँ पर। खैर रूम नंबर ई में गए, थोड़ी सी वेटिंग थी, लेकिन 15-20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा लगा होगा हमें इमिग्रेशन प्रोसेस करने में। इमिग्रेशन ऑफिसर वॉज वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली। उसने हमसे पूछा कि जी आप कहाँ से आ रहे हैं, हमने उसको बता दिया हम यहाँ से आ रहे हैं। और उसने बोला कि फिर आप COPR जो होती है, जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, वो उसने मांगा, पासपोर्ट मांगा, उस पर स्टैंप लगाई। उसने एक सवाल सिर्फ किया, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। हमने कहा अगेन हम तो बहुत शरीफ लोग हैं भाई, तभी तो कनाडा आ गए हम। तो उन्होंने बोला ठीक है सही है, वेलकम टू कनाडा, अब आप जाइए। हम फिर चले गए बैग कलेक्ट करने के लिए। अब बैग जो था, जो हमने कराची में एयरपोर्ट पे जो हमने बैग्स दिए थे वो तो हमें मिल गए, 4 बैग्स थे वो हमें मिल गए। जो दुबई में उन्होंने हैंड कैरी लिए थे वो हमें नहीं मिले। हम फिर बैगेज क्लेम, जो एक वहाँ पर लिखा हुआ था बड़ा बड़ा सा बैगेज क्लेम का, वहाँ पर हम गए। उधर पूछा भाई, मतलब वो जो वाई एयरलाइन वाले थे कि यार हमें ये वाले बैग्स तो मिले नहीं, ये 4 मिल गए, बाकी जो 3 है वो कहाँ पर है, क्योंकि एक हैंड कैरी मेरे पास था। उन्होंने बोला कि हैंड कैरी जो आपके आप हैंड कैरी लेकर जाएं, आपके हैंड कैरी यहीं पर आ गया। उन्होंने ऑनलाइन देखकर कंफर्म किया। अब हम हैंड कैरी ढूंढते गए, उसमें कोई हमारा आधा पौन घंटा तो एटलीस्ट वेस्ट हुआ होगा। फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई हैंड कैरी तो नहीं मिल रहा, अब मतलब पता नहीं कहाँ पर आया है, तो अब आप कंफर्म करें। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला हैंड कैरी तो इनका सैस्काटून जाएगा। हमने कहा लो जी, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। खैर हम फिर वहाँ से निकले, क्योंकि प्रॉब्लम हमें ये थी कि कैलगरी से सैस्काटून की फ़्लाइट के जो बीच का गैप था वो 2 hours 50 minutes था, विच मीन्स कि बाय द टाइम हम लोग इमिग्रेशन वगैरह से फ्री हुए और वो सब, तो 1 घंटा वैसे ही हो चुका था। बैगेज ढूंढने में कोई 45 मिनट्स, आधा घंटा वैसे ही चला गया था। ठीक है, तो टाइम बहुत कम बचा था। खैर हम वहाँ से निकले तो वो सिक्योरिटी ने हमें रोक लिया। सिक्योरिटी ने बोला कि जी अराइव कैन की रिसीट आप दे दें। अब रिसीट जो है ना इमिग्रेशन ऑफिसर के पास हमारे पास रह गई थी, हमें जहन में ही नहीं था। तो इमिग्रेशन ऑफिसर कहीं से हमें ढूंढता हुआ आ गया और उसने बोला कि भाई ये रिसीट इनको दिखाओ और इनको दे दो। अराइव कैन की 30 सितंबर के बाद से ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम 30 सितंबर से पहले आए थे तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ रही थी। खैर उसके बाद से सिक्योरिटी वाले को दिखाया, उसने बोला ठीक है जी आप जाइए। फिर हम एक और रूम में गए, वहाँ पे अगेन इमिग्रेशन ऑफिसर हमारे क्योंकि पीछे ही आ रहा था, उसने अपनी जो कुलीग थी उसको बोला कि लेट देम गो, बिकॉज मैं सब चेक कर चुका हूँ, दे आर गुड टू गो। तो खैर हम फिर वहाँ से डोमेस्टिक टर्मिनल की तरफ गए। डोमेस्टिक टर्मिनल का हमें इतना ज़्यादा कुछ अंदाज़ा नहीं था। कैलगरी का एयरपोर्ट जब बाहर निकले हम तो हमें अंदाज़ा हुआ ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। तो खैर हम पहले इंटरनेशनल टर्मिनल की तरफ चले गए, किसी ने बताया डोमेस्टिक यहाँ पर नहीं है, अदर एंड पर है। तो फिर हम अदर एंड पर गए। बाय द टाइम वी रीच देयर, क्योंकि वो कोई 750 मीटर या कोई 500 मीटर का तो डिस्टेंस है एटलीस्ट, अगर 1 किलोमीटर का नहीं भी है तो काफ़ी दूर है वो, काफ़ी चलना पड़ता है उसके लिए। तो चलकर हम जब पहुँचे एयरलाइन जेड के पास, जो कि उनके डोमेस्टिक पार्टनर थे एयरलाइन वाई के, तो उन्होंने बोला कि जी अब तो अब आप जा नहीं सकते क्योंकि सिर्फ आधा घंटा बचा है जाने में और अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमने कहा अब हम क्या करें। तो फिर उसने बताया कि जी आप एयरलाइन वाई के पास जाएं और उनसे बात करें। फिर हम अगेन इंटरनेशनल टर्मिनल की तरफ गए। एयरलाइन वाई का ऑफिस हमने किसी से पूछा, फिर एयरलाइन के ऑफिस हम गए, उनको बताया पूरी सिचुएशन, उनको बैग दिखाए। तो उधर जो लेडी थी उसने जब टैक्स चेक किए हमारे, तो कराची में जो उन्होंने टैग्स लगाए थे उन्होंने YYC और YXE दोनों के लगा दिए थे। YYC इज़ कैलगरी, यानी कि इसको कैलगरी में उतारना है बैग को, और YXE इज़ सैस्काटून, यानी कि सैस्काटून में उतारना है। अब आप इमेजिन करें कि जब वो कंफ्यूज थे तो हमें तो होना ही था कंफ्यूज। तो उन्होंने कहा ये 2 टैक्स तो लगे ही नहीं होने चाहिए थे। अब हमने कहा अब क्या करें। तो उन्होंने बोला कि भाई, हमने कहा हमारी तो फ्लाइट मिस हो गई, अब हम क्या करें, ना रुकने की कोई जगह है, हमें कुछ पता ही नहीं है, ना पैसे हैं, ना मतलब आई मीन हम करें क्या।
हम तो भोले बन गए ना। तो उन्होंने बोला कि अच्छा जी, फिर वो उसने अपने मैनेजर से बात की, मैनेजर ने बोला ठीक है इनकी फ़्लाइट करवा दो नेक्स्ट डे 8 बजे की फ़्लाइट उन्होंने सुबह की करवा कर दी। और रुकने के लिए उन्होंने बोला कि भाई रुकने के पैसे हम आपको नहीं देंगे, ये टिकट तो हम आगे करवा देते हैं, रुकने के पैसे हम आपको नहीं देंगे। तो उन्होंने हॉलीडे इन का नंबर दिया कि हॉलीडे इन आप जाइए और वहाँ पर रुक जाइए। अच्छा जी, खैर हम रुक गए जाकर। उसके बाद से हम जब वहाँ से निकले हैं, फ़्लाइट पकड़ी और हम आ गए सेस्काटून जब हम पहुँचे, हमने अपना सामान रिसीव किया, लेकिन हमारे पास हैंड कैरीज नहीं थे। क्योंकि हैंड कैरीज इसलिए नहीं थे क्योंकि वो पहले ही सेस्काटून पहुँच चुके थे, हम तो एक दिन लेट पहुँचे थैंक्स टू द एयरलाइंस। तो उसके बाद से फिर जब हम उनके बैगेज काउंटर पे गए तो उन्होंने हमें बैग दे दी, 2 बैग तो दे दिए, तीसरा बैग गायब। तो वो जो तीसरा बैग है वो हम आज लेने के लिए आए हैं, क्योंकि ऑनलाइन उन्होंने सारी रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्ट उन्होंने पूरी लिखी, उसका हमें नंबर दे दिया कि आप इसको जो है ना ट्रैकिंग नंबर जिसे आप बोल रहे हैं, ट्रैक करते रहें आप इसको। हम उसको ट्रैक करते करते, इत्तेफाक की बात है, हमने सोचा कि यार अब बहुत दिन हो गए, फ़ोन उठाना वैसे ही मुश्किल है, फ़ोन उठा ही नहीं रहे वो, उनको कॉल करो तो आधे घंटे तक वेटिंग, और पता नहीं कितनी देर, 20 मिनट्स तो मैंने वेट किया था, उसके बाद से मैंने फ़ोन काट दिया था। तो इसलिए हमने सोचा कि यार हम लोग एयरपोर्ट जाकर ही पूछ लेते हैं। एयरपोर्ट जब आए हैं तो यहाँ पे पता चला कि जो एयरलाइन जेड है उसका भी कोई स्टाफ ही मौजूद नहीं, मतलब कोई बंदा मौजूद ही नहीं है, क्योंकि 2 बजे की यहाँ पे फ़्लाइट है, इस वक्त दोपहर हो रही है, तो दोपहर के 2 बजे की फ़्लाइट है, और कोई आएगा तो फिर वो बताएंगे कि क्या अपडेट है। इत्तेफाक की बात है, जब हमने चेक किया तो वो आज ही उनको रिसीव हुआ है, तो अब हमने कहा कि अब तो हम लेकर ही जाते हैं, अब आई होप कि आज मिल जाए, हमें मिल जाते तो हम रिसीव कर लेंगे, अगर आज नहीं मिला तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने बोला उस वक्त जब रिपोर्टिंग की थी उसने बोला था कि आप हमें एड्रेस दे दें, हम आपके घर पहुंचा देंगे। तो हमें इनसे कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं है, बट लेट्स सी, हो सकता है घर पहुंचा भी दें, क्योंकि इनको 1 महीने बाद बैग लोकेट हो गया। बैग की क्या हालत है, बैग में क्या मौजूद है, वी डोंट नो। तो बताने का मकसद ये था कि जब आप एयरलाइन बुक करवाएं तो ये जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, पैसे तो बच जाते हैं लेकिन थोड़ी परेशानी होती है। सही है, अब परेशानी हर एयरलाइन में होती है, क्योंकि मुझे कोई बता रहा था कि वो पीआईए से आया और पीआईए में कोई भी एलसीडी नहीं चल रही थी। अच्छा, पीआईए की फ़्लाइट कराची टू टोरंटो डायरेक्ट जाती है, वो शॉर्टेस्ट फ़्लाइट होती है समझ लें, और फिर उसके बाद आपको कहीं भी जाना हो विद इन कैनेडा, तो उसमें एलसीडी नहीं चल रही थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फ़्लाइट हो गई थी उनकी। सेम गोज़ कि अगर आप इत्तेहाद लेते तो पहले आपको दुबई जाना पड़ेगा, इत्तेहाद या एमिरेट्स के लिए, और फिर वहाँ से आपको फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी और वो फिर आपको टोरंटो पहुँचाएगी। टोरंटो एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बिजी एयरपोर्ट रहता है, बाकी जो मॉन्ट्रियल हो गया और कैलगरी हो गया और वैंकूवर का जो हो गया वो इतना ज़्यादा शायद बिजी नहीं रहता, क्योंकि कैलगरी वाला तो मुझे काफ़ी खाली लगा, और प्रॉबली मैं इस टाइम पे पहुंचा था, ऐसे टाइम पर पहुंचा था कि वो शाम के वक्त वैसे ही उनकी फ़्लाइट्स वगैरह आ चुकी होती हैं, और अक्सर तो बाज़ दफ़ा तो एयरपोर्ट ही 5 बजे बंद हो जाते हैं, कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे भी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और भी अपडेट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि देता रहूँ, और कीप वॉचिंग। थैंक यू।